व्यापार में भले ही किसी साझेदार की मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, मगर जो लेखांकन की विधि है वह हमेशा वैसे ही चलती रहती है। आज हम जानेंगे कि यदि किसी साझेदार की व्यापार में मृत्यु हो जाती है, जिसको हम डेथ ऑफ अ पार्टनर बोलते हैं, तो उसमें हम किस तरीके से लेखांकन करते हैं, किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो अकाउंट्स का नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर। इससे पहले हमने सेवानिवृत्त जो रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर था, उसको कवर किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब डेथ होती है या किसी पार्टनर की मृत्यु होती है तो किस तरीके से हम जो लेखांकन है या जो अकाउंटिंग है उसको करते हैं, क्या क्या हमें रेशियो निकालने की जरूरत पड़ती है और किस अनुपात में हम जो चीजें होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहला यदि हम टॉपिक देखें तो साझेदार की मृत्यु के बारे में यदि हम बात करते हैं तो साझेदार की मृत्यु की स्थिति में लेखांकन व्यवहार उपचार उसी प्रकार किया जाता है जैसे साझेदार की सेवानिवृत्त होने पर। मतलब जब पार्टनर रिटायर होता है, जैसे अभी हमने इससे पहले जो चैप्टर कवर करा है, टॉपिक कवर करा है, वो है रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति। मतलब जब कोई पार्टनर सेवानिवृत्त हो जाए, रिटायर हो जाए, तो उस केस में हम किस तरीके से जो भी चीजें हैं उसको ट्रांसफर करते हैं। तो उसी तरीके से सेम जैसे हम रिटायरिंग में सारी अकाउंटिंग कर रहे थे, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी उस तरीके की अकाउंटिंग करते हैं। और साझेदार की मृत्यु की स्थिति में उसका दावा उसके उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करते हैं। मतलब अब क्या होता है, जब पहले हम बात कर रहे थे रिटायरमेंट की, सेवानिवृत्ति की, तो जो भी हिसाब किताब बच रहा था वो हम किसको दे रहे थे, जो पार्टनर जा रहा है। अब या तो हमने देखा था कि एक मुश्त में हम उसको पैसा दे रहे थे, या हम उसको उसके ऋण खाते में ट्रांसफर करके दे रहे थे, और या कुछ पैसा रोकड़ कैश में दे रहे थे और कुछ पैसा उसके ऋण खाते में। मगर जब किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाए तो अब तो वो पार्टनर या साझेदार है ही नहीं। तो जब वो होगा नहीं तो हम क्या करते हैं, जो भी उसका हिसाब किताब होता है वो उसके उत्तराधिकारी को हस्तांतरित ट्रांसफर करते हैं, हो जाए जैसा कि साझेदार के सेवानिवृत्त होने पर किया जाता है। हालांकि इसमें एक मुख्य अंतर क्या है कि सेवानिवृत्त समानता लेखांकन वर्ष के अंत में होती है। मतलब जनरली जब रिटायरमेंट की हम बात करते हैं तो जो भी रिटायरमेंट्स में अकाउंटिंग होती है, सेवानिवृत्ति में अकाउंटिंग होती है, वो साल के आखिरी में होती है। साल के आखिरी मतलब जो लास्ट डे होता है हमारा 31 मार्च, उस डेट को हम सारी अकाउंटिंग करते हैं, सारी चीजें करते हैं। मगर जब मृत्यु की बात होती है तो मृत्यु किसी भी समय हो सकती है, किसी भी समय पार्टनर की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो जब किसी भी, तो उस स्थिति में क्या करना है, उसको जो भी दावे लाभ हानि का जो भी भाग होगा, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज यदि कोई है तो अंतिम तुलन पत्र की तिथि से उसकी मृत्यु तक के समायोजित किया जाएगा। मतलब जिस भी डेट को उसकी डेथ होगी, मतलब जिस भी डेट को उसकी डेथ होगी, डेट ऑफ डेथ, उस तक का जो भी उसका लाभ हानि ब्याज, जो भी आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, वो सब क्या करा जाएगा, चार्ज किया जाएगा, लगाया जाएगा और उसको दिया जाएगा। अब मुख्य समस्या इस समय अंतराल में लाभ की गणना में संबंधित है, जो कि हम क्या करते हैं, मृत्यु की तिथि तक जो लाभ होता है उस पार्टनर का जिसकी मृत्यु हो गई है उसको उतने जो भी लाभ उसके मृत्यु तक की डेट तक का बनता है उतना हम उसके हस्तांतरित करते हैं। अब यदि हम लाभ व हानि की बात करें तो लाभ हानि क्या करेंगे, हम पहले बांटेंगे। जैसे यदि हम बात करें कि फर्म का जो लाभ है वो 30,000 रुपए का, अब 30,000 को जो पार्टनर है, ए है, बी है और सी है, वो इक्वली बांटते हैं, 1/1/1। अब यदि मैं ये बात करूं कि हमारी जो ईयर अकाउंटिंग स्टार्ट होती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है, मगर किसी पार्टनर की मृत्यु 1 अक्टूबर को हो जाए तो जो भी उसका लाभ होगा उस लाभ का हिस्सा, मतलब 30,000 का जो भी उसका हिस्सा होगा 1/3, क्योंकि 1:1 का मतलब 1/3। और कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, क्योंकि उसकी डेथ कौन सी डेट को हो रही है, 1 अक्टूबर। तो यदि हम इसको करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5,000 रुपए। तो ये जो 5,000 का लाभ है वो उसकी डेट ऑफ डेथ तक का है, जो कि हम उसके क्या करेंगे, मृत साझेदार की पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देंगे। तो यदि लाभ होगा तो लाभ व हानि उच्चती खाना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खाता, तो मृत साझेदार का पूंजी खाते से उससे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तत्पश्चात लाभ व हानि उच्चती खाते को लाभकारी साझेदार के पूंजी खाते में उनके अधिलाभ अनुपात में क्या करा जाता है, हस्तांतरित करके बंद किया जाता है। तो यही जो हमारा प्रॉफिट लॉस है, हम क्या करेंगे, जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे होंगे, जो पार्टनर लाभकारी होंगे, लाभकारी मतलब जो पार्टनर गेन कर रहे होंगे, गेनिंग पार्टनर होंगे, उन गेनिंग पार्टनर को हम क्या कर देंगे, हस्तांतरित कर देंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी लाभकारी साझेदारों के पूंजी खाते नाम से लाभ व हानि उच्चती खाता। तो जब हम पार्टनर के जो डिसीज पार्टनर है, डेथ हो गई है, उसको ट्रांसफर करेंगे तो हमारी एंट्री होगी लाभ व हानि उच्चती खाता से मृत खाते के पूंजी खाते तक। और यदि उसको ट्रांसफर करेंगे तो लाभकारी जो भी साझेदार होगा उसको ट्रांसफर करेंगे और क्रेडिट हो जाएगा लाभ व हानि
खाता। यदि हम आगे बात करें अभिलाप अनुपात की, तो अभिलाप अनुपात क्या होता है, जिसको हम गेनिंग रेशियो भी बोलते हैं, जिसको हमने काफी अच्छे से जब हमने सेवानिवृत्ति वाला चैप्टर करा था उस टाइम पे भी पढ़ा था। तो लाभ अनुपात का अभिलाप अनुपात का मतलब होता है कि यदि कोई पार्टनर, 3 पार्टनर है ABC, और किसी सी की मृत्यु हो जाए, तो अब ये जो ए बी है ये कुछ ना कुछ क्या करेंगे, अपना जो शेयर है उसमें गेन करेंगे। मतलब पहले जो चीज 3 लोगों में बंटती थी अब वो कितने लोगों में बटेगी, 2 लोगों में। तो कहीं ना कहीं वो अभिलाप करेंगे, गेन करेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं अभिलाप अनुपात। तो विद्यमान साझेदार जिस अनुपात में मृत साझेदार से प्राप्त भाग का अधिग्रहण करेंगे, अभिलाप अनुपात कहलाता है। सामान्यतः विद्यमान साझेदार मृत साझेदार के लाभ भाग के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में अधिग्रहित करते हैं। इस स्थिति में विद्यमान साझेदार का अभिलाप अनुपात उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात की तरह होगा और यहाँ अभिलाप अनुपात की गणना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विकल्प के तौर पर वह अनुपात जिसमें वह मृत साझेदार का भाग अग्रहित करते हैं, उस स्थिति में दोबारा यहाँ अभिलाप अनुपात ज्ञात करने की जरूरत, मतलब जिस भी रेशो में वो जो पार्टनर मृत हो रहा है, डेथ हो रही है, उसका जो भी शेयर है वो गेन करेंगे, उसी को हम कौन सा अनुपात कहते हैं, अभिलाप अनुपात कहते हैं। चूंकि वह अनुपात ही जिसमें विद्यमान साझेदार ने मृत साझेदार के हिस्से का अधिग्रहण किया है, अभिलाप अनुपात होगा। मतलब जिस भी रेशो में उनने क्या करा है, जो पार्टनर की मृत्यु हो गई उसका जो शेयर है, उसका जो अनुपात है उसको ग्रहण किया है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अनुपात, अभिलाप अनुपात कहते हैं। तो संक्षिप्त में ये कहा जाता है कि मध्य अवधि के मृत साझेदार के लाभ प्रविष्टियां किस तरीके की होंगी, जैसे हमने बात करी, लाभ हानि उचित खाता से मृत साझेदार का पूंजी खाता, और जब हम इसको ट्रांसफर कर देंगे तो लाभकारी साझेदार से लाभ व हानि खाता। और अगर हम एक ही एंट्री करें तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, जो भी गेनिंग पार्टनर्स होंगे, लाभकारी जो साझेदार है, उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो गेनिंग पार्टनर्स टू, जो भी पार्टनर जा रहा होगा जिसकी मृत्यु हो रही होगी, मृत्यु होगी तो हम क्या लिख देंगे, डेथ टू डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर, मतलब जो भी पार्टनर मृत्यु हो रही होगी उस मृत साझेदार का पूंजी खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और जो पार्टनर लाभ गेन करेंगे उसका क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। तो ये हमारी प्रविष्टियां होती हैं, एंट्रीज होती हैं। अब साझेदारों की पूंजी का समायोजन किस तरीके से किया जाता है, तो समायोजन किस तरीके से किया जाता है, जैसे हम उसको हस्तांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो जैसा भी वो बोला होगा कि हम किस प्रकार की स्थिति में कैसे उसको क्या करेंगे, शेष जो पूंजी होगी इसका निर्धारण करेंगे, और जो भी उसका उत्तराधिकारी होगा उस उत्तराधिकारी को हम क्या करेंगे, हस्तांतरित करेंगे। तो जिस तरीके से हमने रिटायरमेंट में प्रविष्टियां करी थी, यदि एक बार में हरण के हिसाब से अगर उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तो साझेदार जो भी होगा उसका पूंजी खाते से रोकड़ खाता हो जाएगा, जो भी पार्टनर जा रहा होगा, है ना। और यदि राशि लाने पर लेके आएगा, मतलब जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो हमने बात करी थी कि यदि पार्टनर जाने के बाद भी ये चाहते हैं कि उनका जो एक अनुपात है उस अनुपात में उनका जो पूंजी है वो बटे, अगर वो बढ़ता है तो जैसे हमने बात करी थी कि 40,000 और 30,000, 50,000 के बारे में कि 50 और 40, तो यदि उसका कैपिटल 50,000 है और वो चाहता है कि उसका कैपिटल अब 40 हो जाए, तो वो क्या करेगा, पूंजी को निकाल के ले जाएगा, लेके जाएगा, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब यदि उसका जो खाता है वो 40 शो कर रहा है और पहले जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, 30 आ रहा था, मतलब वो 10,000 क्या करेगा, लेके आएगा, जिसको हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं, जो कि दोनों ही केस में होता है, रिटायरमेंट में भी होता है और डेथ में भी होता है। तो कहीं ना कहीं जो सेम प्रविष्टियां, जो जनरल एंट्री सेम है रिटायरमेंट में, वही हमारी डेथ में भी आती हैं। बस फर्क क्या है, वहां पे हम जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका अकाउंट डेबिट रेट करते हैं, और यहाँ पे जो डिसीज पार्टनर है, जिस पार्टनर की मृत्यु हुई है, उसको हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं। यदि हम आगे बात करें तो आगे हम जो डिसीज पार्टनर है उसका एग्जीक्यूटर, उत्तराधिकारी अकाउंट के बारे में बात करें, है ना। तो यदि उत्तराधिकारी अकाउंट के बारे में बात करें तो क्या क्या चीजें उसके उत्तराधिकारी के अकाउंट में, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में आएंगी। तो सबसे पहला आप देखेंगे कि बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब जो भी उसको बैलेंस देना होगा वो बैलेंस आ जाएगा सबसे पहले। इसके बाद आ जाएगा क्या, बाय, जो भी उस पे इंटरेस्ट कैपिटल पे क्या करेगा, फर्म उसकी डेट ऑफ डेथ तक देगा, वो चीजें आ जाएंगी। इसके बाद यदि किसी तरीके का आहरण है, ड्राइंग है, तो ड्राइंग्स किस साइड आ जाएंगी, क्रेडिट साइड में, जिसको हम आहरण कहते हैं। इसके साथ ही यदि कोई ब्याज है ड्राइंग पे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस साइड आ जाएगा। यदि किसी तरीके का रिजर्व है, किसी तरीके का रिजर्व हमारे पास रखा है, तो वो रिजर्व का उसका हिस्सा जो डेथ
डेट है उस डेट तक का हम रिजर्व का हिस्सा दे देंगे। इसके अलावा यदि किसी और तरीके का रिजर्व है तो उसको भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद यदि फर्म की ख्याति है, गुडविल है, तो उस गुडविल में हिस्सा उसका जो डेथ तक जो डेट है ना उसका बैलेंस बचेगा वो हम करेंगे। और साथ ही साथ जो भी डिफरेंस बचेगा वो हम फाइनल पेमेंट करके या तो टू कैश करके या तो टू लोन अकाउंट करके क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे किसको, एग्जीक्यूटर को। तो ये जो होगा ये हमारे डिफरेंस होगा, जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। मतलब हमारा जो एग्जीक्यूटर अकाउंट होगा वो जनरली पार्टनर्स कैपिटल के जैसा ही होगा। अब यदि इसके बाद वो ये कह दे कि ये इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, तो यदि वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रविष्टियां, इसकी जो तरीका होगा बनाने का उसको हम किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहला जो भी बैलेंस उतरेगा हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मेट बना लें। फॉर्मेट हमारा किस तरीके का होगा, फॉर्मेट हमारा होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारी डेट आ जाएगी, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे भी दिनांक जो भी हमारी डेट होगी, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे अमाउंट जो भी हमारा, ये क्रेडिट साइड हो जाएगा और ये हमारा डेबिट साइड, ठीक है। तो यदि हम लोन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एग्जीक्यूटर का कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो लोन के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी बैलेंस बचेगा वो उतारेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन। तो जैसे मैं ये मान के चलूँ कि जो पेमेंट है वो 50,000 की, और ये 50,000 की पेमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में करेगा। कितने इंस्टॉलमेंट में, 2 इंस्टॉलमेंट में। और जो ब्याज देगा वो बाई चांस 10% देगा। तो यदि मैं मान के चलूँ ये डेट जो है हमारी वो 1 अप्रैल की है, तो 1 अप्रैल में सबसे पहले 31 मार्च हम पहुंचेंगे अगले साल के, जैसे ये 2024 है तो 2025। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्याज देंगे, तो बाई इंटरेस्ट। तो जो अमाउंट था एक्चुअल में 50,000 था, तो 50,000 में हम ब्याज लगा देंगे कितना परसेंट का, 6% का। तो 50,000 का 6% कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। तो जो इसको साल भर का ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3,000। अब हम क्या करेंगे, साल के आखिरी में 31 मार्च को 2025 को इसको पेमेंट कर देंगे। कितनी पेमेंट कर देंगे, क्योंकि हमने 2 इंस्टॉलमेंट में बोली, तो जो पहली बनेगी वो 25,000 की बनेगी, और साथ ही साथ जो हमने उसको ब्याज दिया वो कितने का होगा, 3,000। तो 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28,000। अब जो बचेगा वो बैलेंस बचेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, है ना। तो ये जो हमारा होता है ये ब्रॉड डाउन बैलेंस होता है बीडी, और ये होता है हमारा सीडी। तो यदि हम ऐड करें, है ना, तो ये 53,000 हो गया टोटल। और यदि मैं 53,000 से 28,000 माइनस कर दूं तो कितना बैलेंस आएगा, 25,000, 20। अब फिर हम 2025 कौन सी तारीख को आ जाएंगे, 1 अप्रैल को। फिर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितने का बैलेंस था, 25 का। अब फिर हम साल के आखिरी में पहुंच जाएंगे 2026 में, 31 मार्च। अब हम क्या देंगे इस पे, ब्याज, तो बाय इंटरेस्ट, कितने पे, 25,000 पे, कितना परसेंट, 6%। तो यदि आप 25,000 का 6% निकालेंगे तो आएगा 1,500 रुपये, ठीक है। 25,000, ठीक है, 1250, ठीक है। अब निकालिए, 6 5 30, 0 3 6 2 12, 13 14 15, तो ये आ गया हमारा 1,500। अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 2025 6 को 31 मार्च को फाइनल पेमेंट करके उसका अकाउंट सेटल कर देंगे। तो टू बैंक कितना आ जाएगा, 25,000 की इंस्टॉलमेंट और 1,500 रुपये का ब्याज। तो 25,000 की इंस्टॉलमेंट और 1,500 रुपये का ब्याज, और ये हमारा जो परसेंटेज था 10% लिया था हमने, है ना, यहाँ पे 6, इसको करेक्ट कर दें, इसको हम ले लें 6%। तो यदि 6% के हिसाब से देखें तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25,000 प्लस 1,500, 26,500। आखिरी में फाइनल पेमेंट हो गई इसको 26,500 की और 26,500। तो ये जब हम लोन अकाउंट बनाते हैं तब हम इस तरीके से एंट्री करते हैं कि किस तरीके से हम जो ब्याज के साथ हर समय पे उसके जो खाते पे है वो पैसा
इंस्टॉलमेंट के साथ ट्रांसफर करते हैं। दूसरा, यदि हम एग्जीक्यूटर अकाउंट की बात करें तो जैसा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है वैसे ही हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है। बस याद ये रखना है, पार्टनर्स कैपिटल साल के आखिरी में बन रहा है हमारा, एग्जीक्यूटर भी साल के आखिरी में बन रहा है, मगर यहाँ पे खाली जो अप टू डेट ऑफ डेथ है उधर तक ही इसको जो भी सारे प्रॉफिट लॉस होंगे वो सब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यदि भले ही पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाए, मगर जो फर्म है वो हमेशा ही क्या करेगी, कंटिन्यू करती रहेगी। तो कहीं ना कहीं फर्म की भी जो लेखांकन है, अकाउंटिंग है, वो जरूरी है, ताकि फर्म जो है वो आने वाले समय में भी जिस तरीके से चलती आ रही है उस तरीके से चल सके। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं। थैंक यू।